अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहां 15 लोगों की हुई घर वापसी। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समुदाय के 5 परिवारों के हिंदू धर्म में वापसी का मामला सामने आया है। दावा है कि इन सभी परिवारों ने करीब 18 वर्ष पहले हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। बधरा ब्लॉक में मौजूद एक आर्य समाज मंदिर में इन 5 परिवारों के 15 लोगों का हवन यज्ञ कर शुद्धिकरण की नीति रीति कर उन्हें हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। इस दौरान सभी लोगों को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मुस्लिम धर्म छोड़कर फिर हिंदू बनी बागपत की एक महिला ने आरोप लगाया कि 18 वर्ष पहले बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया था। दावा है कि 18 वर्ष पहले ये 5 परिवार हिंदू थे, लेकिन ये सभी लोग अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन गए थे। इस दौरान आर्य समाज मंदिर के पुजारी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और रामपुर समेत कई जिलों में हिंदू परिवारों पर दबाव बनाकर उनका मुस्लिम धर्म में जबरन परिवर्तन कराया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिन हिंदू परिवारों ने इनका विरोध किया, उन्हें डराया धमकाया भी गया था। हम पहले जो थे, हम बकाए में आके और हम ही मान लाए थे। अब हमारा जो हुआ, अपने राजी से हम हिंदू धर्म में आना चाहें। कितने परिवार हैं आप लोग? हमारे हैं 11। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? बागपत। पहले आपका क्या नाम था? पहले जरीना खातून। तो उससे पहले आपका क्या नाम था? मिथिलेश। और अभी आपका क्या नाम रखा गया? मिथिलेश ही है। हम उसी मजहब में जो पहले थे उसमें आना चाहिए, हिंदू धर्म में, अपने राज्य से। हम तंग होकर निकले, बस परेशानी में। जब घर दर कुछ नहीं रहा, बस धक्के खाते फिर रहे। कहीं रहने को भी घर था, वो भी फूक गया हमारा। 5 परिवार के 15 सदस्य हैं जो आज हिंदू धर्म में आ गए। हम लोगों ने मुस्लिम समाज में संपर्क किया और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर तक संपर्क किया। तो मुसलमानों के बीच में जब हम पहुंचे, एक ही बात निकल करके आई है कि अखिलेश की सरकार जब यहाँ उत्तर प्रदेश में थी, तो उनकी सरकार में मुल्ला और मौलवी हिंदुओं की जो गरीब जनता थी उनके बीच में जाते थे और उनको मुसलमान बनने के लिए भयभीत करते थे। और जब वे हिंदू गरीब लोग इस्लाम मजहब में जाना स्वीकार नहीं करते थे, तो उनको डराया जाता था कि तुम्हें झूठे केस लगवा करके, मुकदमे लगवा करके जेल में ठुसवा देंगे, क्योंकि हमारा सीधा संबंध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से है। बीजेपी से राकेश त्रिपाठी हमारे साथ फोन पर हैं। 5 परिवारों की मुजफ्फरनगर में घर वापसी हुई है। देखिए आनंद जी, भारत का संविधान इस बात की आजादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के आधार पर अपनी पूजा पद्धति को चुन सकता है, अपनी पसंद के आधार पर अपने देवी देवताओं की आराधना कर सकता है, ईश्वर की प्रार्थना कर सकता है। ये किसी भी व्यक्ति को आजादी है। इसमें निर्बंधन तब लगते हैं, इस पे आपत्ति तब होती है जब किसी भी व्यक्ति को भय के कारण, लोभ लालच के कारण डरा धमका करके उसका मत मजहब परिवर्तन करने के लिए अगर मजबूर किया जाता है, तब आपत्ति होती है। दुर्भाग्य से पिछली सरकारें उत्तर प्रदेश में जब रही है, तो उन सरकारों में इस प्रकार से डरा करके, धमका करके, और हमारी सरकार आने के बाद भी कुछ जगहों पर ऐसे प्रयास दिखाई पड़े हैं जहां पर लोभ और लालच के आधार पर कई बार हुस्न के जाल में फंसा कर मजहब परिवर्तन कराने के प्रयास किए गए हैं, जिसका खुलासा इस पर एसटीएफ ने करने का काम किया है। इन पूरे मामले में यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति
अपनी इच्छा के आधार पर वो मत परिवर्तन कर सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। पर कहीं ना कहीं जब इसका सियासी रंग भी तो उभरता है राकेश जी, जब ये सीधा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, जो आर्य समाज मंदिर का जो पंडित है वो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाता है, जो परिवार है वो भी आरोप लगाते हैं कि उस वक्त 18 साल पहले हम पर जबरदस्ती की गई, हमें प्रताड़ित किया गया, अब हम वापस हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। देखिए, ये बातें तो उनके आरोपों से स्पष्ट हो रही है कि बातें केवल राजनीतिक तौर पर नहीं कही जा रही है। वास्तविकता में जो पीड़ित है वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि किस तरह से डरा करके धमका करके उनको मजहब परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आज लोगों को अपनी पसंद के वातावरण में रहने का अधिकार है। किसी प्रकार का कोई डर और भय का वातावरण नहीं है। पर योगी सरकार को तो 4 साल से ऊपर हो गए राकेश जी। ये अचानक चुनाव से 4 महीने पहले ये धर्मांतर, ये वापस घर वापसी की बात निकल के आ रही है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और वो भी कि कल कैराना में हिंदू परिवारों की वापसी हुई, तब असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, और आज मुजफ्फरनगर में घर वापसी हो रही है मुस्लिम समुदाय से या मुस्लिम मजहब को छोड़कर वापस हिंदू धर्म में। तो कहीं ना कहीं सियासत तो इसमें झलक रही है। नहीं, इसका चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये सुशासन के आज स्पष्ट प्रमाण है कि लोगों के अंदर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। एक समय ऐसा था जब लोग डर के नाते मजबूर होते थे अपना मजहब बदलने के लिए। आज ये वातावरण परिवर्तन हुआ है कि आज अपनी स्वेच्छा से, अपनी पसंद के आधार पर लोग अपने जीवन पद्धति को, अपनी पूजा पद्धति को चुन सकते हैं। और किसी प्रकार में किसी भी ये कोई माफिया में, अपराधी में कि वो डरा करके धमका करके किसी प्रकार से किसी को पलायन करने के लिए मजबूर करे या उसको उसका मत मजहब परिवर्तन करने के लिए मजबूर करे। ये आज उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन आया है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस परिवर्तन का श्रेय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्रेय है कि आज ऐसी परिस्थितियां उन्होंने परिवर्तित की है। मैं आपको याद दिलाऊं कि मुकीम काला नाम के किस प्रकार के अपराधी का आतंक हुआ करता था और उसके कारण बड़े पैमाने पर वहां व्यवसायियों की हत्या हुई और टारगेट करके हिंदुओं को टारगेट किया जाता था और उसकी वजह से हिंदुओं को वहां पलायन करना पड़ा था, जिस मुद्दे को स्वर्गीय हुकुम सिंह जी ने वहां उठाने का काम किया था कैराना में। लेकिन आज वो कैराना में वो लोग वापस पलायित होकर के जो लोग गए थे वो वापस आज अपने कैराना, अपने वतन लौट रहे हैं, अपने घर, अपने गाँव लौट रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के प्रशासन में बड़ा परिवर्तन हुआ है। जी राकेश जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरे साथ फोन पर बने रहे हैं। विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद के भी हमारे साथ हैं। नमस्ते विनोद बंसल जी, मेरा भी आपसे आग्रह है, जरा फोन पे रहिए। मुजफ्फरनगर से हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़ रहे हैं, विनेश पवार। मैं जरा उनसे जानना चाहूंगा ग्राउंड रिपोर्ट और फिर मैं आपकी ओर आता हूं। विनेश नमस्ते, बताइए ये 5 परिवार कौन है और कब इन्होंने मन बनाया कि ये वापस हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं? देखिए, पूरी तरह से जो इनका पता है, जो इनकी जानकारी है वो गोपनीय रखी गई है इस आश्रम के द्वारा। जो आश्रम के स्वामी है उन्होंने इनका कोई भी पता नहीं बताया, सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि ये बागपत जनपद के रहने वाले हैं। और ये इनके संपर्क में जब आए, जब ये जगह जगह आसपास के कई जनपदों में इन्होंने दौरे किए, इनको जानकारी मिली थी कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको काफी समय पहले कन्वर्ट कर दिया गया था, मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कर दिया गया था, जिसके बाद से ये धीरे धीरे उनके संपर्क में आए और यही संपर्क के द्वारा 5 परिवार कल पहुंचे इनके आश्रम में। और पहुंचने के बाद इन 15 लोगों को विधि विधान के तहत हिंदू धर्म में वापस दोबारा से वो वापसी कर ली गई है। जी विनय साहब मेरे साथ बने रहिए। विनोद बंसल जी, आज से 105 साल पहले विनायक दामोदर सावरकर शुद्धिकरण की नीति कर रहे थे और उससे पहले भी कुछ लोग थे जिन्होंने हिंदू महासभा और कई सारे ऐसे गुटों में से ये बात कही थी कि ये जो जबरन धर्मांतरण हो रहा है, तो अगर तो हम शुद्धिकरण भी करेंगे, लोगों को कहेंगे कि हिंदू धर्म छोड़ के मत जाइए। 100 साल 105 साल बाद फिर वही घटना घट रही है। देखिए, ये तो दुनिया का चक्र है आनंद जी, कि जो जहाँ पे व्यक्ति गया है, जहाँ से गया है उस मूल पर छोड़ नहीं है। और पूरे ग्लोबली ये प्रैक्टिस, जो लोग घर छोड़ के गए थे उनको वापस घर तो आना पड़ेगा ना जी। इसमें किसी को कहने की और किसी को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। और जिससे उनका बलात् धर्मांतरण किया गया, उनको मेला ढोने के लिए मजबूर किया गया, अंततोगत्वा उनको जातिगत दलदल में फंसाया गया, किसी को तू मेला ढो और किसी को कह गया कि तू राजा बन जा। ये सब अंग्रेजों और मुगलों की एक साजिश भरी रणनीति थी, जिसके तहत हिंदू समाज को काटने के लिए, उसको खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा गया। अब धीरे धीरे करके लोग सच्चाई को समझ रहे हैं, तो समझ के लोग वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। इसका करना चाहिए
और सबको कहना चाहिए कि हाँ, सबको मूल लौटना ही चाहिए। जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि आखिर पर इसमें किसी मौलाना, किसी मौलवी का नाम नहीं लिया गया, एक राजनीतिक दल का नाम लिया गया। विनोद बंसल जी, ये लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा कराया, तो फिर ये राजनीतिक तूल पकड़ लेता है। फिर ये समाज का और एक पर्टिकुलर ट्रेंड को रिवर्स करना, और आज देश का हिंदू सशक्त है, अपने आप पर भरोसा कर रहा है, तो वो वापस अपने धर्म की तरफ लौट रहा है, ये आर्ग्यूमेंट भी तो नहीं बनता। नहीं, देखिए, हिंदू अपने घर की तरफ लौट रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रामद्रोही हैं वो अयोध्या की तरफ लौट रहे हैं। आनंद जी, मजे की बात तो आप देखते हैं कि अब चुनावों का जो प्रचार जैसे शुरू अपने चरम पर आ रहा है धीरे धीरे कर, तो लोग जो है अयोध्या की तरफ रुख करने लगे हैं। एक दीदी हैं जो चंडी का पाठ करने लग गई, और एक जो बहन जी हैं वो अपने शिव स्तोत्र पढ़ने लग गई, और भाई साहब हैं जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाने लग गए। और आप देखिए कि कई हिंदू जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मंदिर जाता हूँ, और जब अन्यथा तो अभी तक इसके एडवर्टाइजमेंट उनके आते थे गोल टोपी और हरे गमछे में, वो सजदा करते हुए नजर आते थे, कभी उनको मंदिर में नहीं देख सकता। कांग्रेस को, बसपाई को, अपने कांग्रेस के नेता को कभी आपने सुना है कभी मंदिर जाते हुए? आज से 5 अगर किसी कोई एक फोटो दिखा दे मेरे को, तो मंदिर गया था, उसने कोई किसी स्त्रोत का पाठ किया था। अब तो टीवी चैनल पे अपने सामने वाइट देते हुए बोलते हैं, और टीवी चैनल में भी अब तो शिव स्त्रोत बोलते हैं, चाहे झूठा जाता है उनको, लेकिन सुनाते जरूर हैं। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हनुमान चालीसा सुनाने लग गए थे पिछली बार इलेक्शन में, पता होगा। हाँ जी। लेकिन और आप जो है ना, जिस राम जन्मभूमि को कलंकित करने के लिए, राम मंदिर के आंदोलन को और ये राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान को कलंकित करने के लिए आम आदमी पार्टी ने कितने षड्यंत्र रचे, लेकिन आपने देखा कि अब जो है वही मुख्यमंत्री अयोध्या जा रहे हैं, लोगों को, अपने बुजुर्गों को लेके जा रहे हैं, उनको फ्री सर्विस दे रहे हैं। तो आखिरकार क्यों ये सब जो है ना? आज देखिए, मैं आपके सुधी दर्शकों को बधाई देना चाहूंगा, आज वो पावन दिवस है जो 500 साल के बाद में 9 नवंबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा पावन जो अयोध्यापुरी जो है वो एक मुगल आक्रांताओं से आई, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंदिर के लिए अनुमति दी। आप देखिए कि इस पावन दिवस में सभी लोगों को बधाई दूंगा, और सबको कहूंगा कि जो भी पिछड़े हैं, बिगड़े हैं, इधर उधर पर कहीं ना कहीं विनोद बंसल जी की इस घटना का इस तरह से होना, और सीधा समाजवादी पार्टी पर आक्षेप, मैं फिर राकेश त्रिपाठी के पास जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश एटीएस की एक मुहिम छिड़ी है, जहां पर 2 दिन पहले अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया, कहा गया कि जबरन धर्मांतरण का एक रैकेट है, एक सिंडिकेट है जिसको कि फोड़ा जा रहा है। लेकिन यहां पर इन लोगों का ये कहना कि समाजवादी पार्टी के उकसाने के, उनके डराने की वजह से ही हम पहले 18 साल पहले हम बदले थे, तो 18 साल तक आपको ये नहीं लगा कि हमको वापस हिंदू धर्म में आ जाना चाहिए, पर अब 2021 में ऐसा लग रहा है। तो ये सवाल भी पूछा जा रहा है राकेश जी। देखिए आनंद जी, ये स्वीकारोक्ति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से पिछली सरकारों में हिंदुओं को अपमानित करने का, हिंदुओं को दबाने का किस प्रकार से प्रयास किया जाता रहा है, और एक अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का जिस प्रकार का वातावरण रहा है, उसके कारण बड़े पैमाने पर डरा करके, धमका करके धर्मांतरण का खेल चलता रहा है। और इस बात को एटीएस ने, यूपीएससी अपने अलग अलग तरीके से वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित करने का काम किया है, और देश की न्यायपालिकाओं में भी ऐसे लोगों की बेल ग्रांट ला करके इन तथ्यों को, इन तर्कों पर कहीं न कहीं मोहर लगाने का काम किया है। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा रहा है, जहाँ डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया जाता रहा है। इससे देश को खतरा रहा है, समाज को खतरा रहा है। और आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अब तक तुष्टीकरण की राजनीति अब तक रहा करती थी, वो राजनीति का पतन हुआ है। अब इस देश में बहुसंख्यक हिंदुओं की बात सुनने वाला भी कोई है। आज कोई अपने आप को अपमानित महसूस नहीं कर सकता है। आज कोई किसी को डरा करके, धमका करके धर्मांतरण के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। हमने देखा है कि इस देश में किस तरह से सेवा के नाम पर क्रिश्चियन मिशनरी किस प्रकार से धर्मांतरण करती रही है। लेकिन राकेश जी, आप ये भी तो मानेंगे कि इस पर सियासत की भी झलक है, क्योंकि कल ही असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि कैराना में तो आपने हिंदुओं की घर वापसी की, मुजफ्फरनगर का क्या? और आज मुजफ्फरनगर में जो मुसलमान थे वो हिंदू बन रहे हैं। नहीं, ये देखिए, टाइमिंग को लेकर के जरूर आप जो भी सवाल उठाना चाहे वो उठा सकते हैं, लेकिन हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से डेमोग्राफी में चेंज हुआ है। अगर आप पिछले दशकों के आंकड़ों को उठाकर देखें तो जनसंख्या में किस प्रकार से बड़ा परिवर्तन हुआ है, ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। और इसके पीछे किस प्रकार से ये योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा था।
स्लीपर सेल्स के लोग काम कर रहे थे, आईएसआई के जो तमाम सिंपथाइजर वहां पर वर्क करने लगे थे, जिसको विधानसभाओं में अपनी रिपोर्ट्स में स्वयं सपा की सरकारों ने भी स्वीकार किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के नाते ऐसे तमाम एंटी नेशनल, एंटी सोशल एक्टिविटीज को लगातार टॉलरेट किया जाता रहा, उन्हें संरक्षण दिया जाता रहा और उसका खामियाजा पूरे उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ा है, पूरे समाज को भुगतना पड़ा है। लेकिन आज जब परिस्थितियां परिवर्तित हुई है, बदली हुई इस पर प्रतिक्रिया आती है कि नहीं, और ग्राउंड पर क्या कोई प्रलोभन दिया गया है? किस वजह से ये वापस 18 साल के बाद हिंदू धर्म छोड़ के गए थे, मुस्लिम बन गए थे, अब इस्लाम को कबूल किया, वापस इस्लाम को छोड़कर वापस पुनः हिंदू बन गए हैं? इस पर और पड़ताल करेंगे। लेकिन राकेश त्रिपाठी और विनोद बंसल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दिनेश पवार, हमसे अपडेट के लिए धन्यवाद। मुजफ्फरनगर से आप हमारे साथ जुड़े। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अखाड़ा में, और ये राजस्थान के जोधपुर से कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीर आ रही है। बहुत बड़ा हादसा, वहां तेज रफ्तार से एक कार झुग्गी झोपड़ियों में घुस गई। हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। हादसा इतना भीषण था, इस ऑडी ने 2 मोटरसाइकिल को भी टक्कर मारी है, और हादसा इतना भीषण था कि इसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया गया कि तेज रफ्तार से एक ऑडी कार ने पहले 2 बाइक को टक्कर मारी और फिर झुग्गी झोपड़ियों में घुस गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। भवानी से जुड़ने की कोशिश करेंगे और डिटेल्स। भवानी हमारे साथ हैं फोन पर। भवानी, क्या ये नशे में था? क्या वजह थी कि इस तरह से इतनी तेजी से ये कार आ गई, 3 लोगों को रौंद दिया, 4 लोगों को घायल कर दिया? देखिए आनंद, अभी एक अपडेट ये है कि अभी मौत एक ही कंफर्म हुई है, 2 काफी नाजुक हालत के अंदर है, अस्पताल के अंदर भर्ती है। टोटल 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 बेहद सीरियस हैं और बाकी भी इंजर्ड हैं। और ये जो कार आ रही थी वो तेज स्पीड के अंदर थी, और ये जयपुर की क्या कार थी, और उसके बाद में इसने सबसे पहले बाइक वाले को टक्कर मारी, फिर स्कूटी को टक्कर मारी, और फिर इतनी तेजी से झुग्गियों में घुसी कि वहां पर लोग बैठे हुए थे अंदर। सुबह का आप देखिए कि 11 बजे का ये वक्त था, लोग खाना वाना खा रहे थे, और अचानक तेजी से अंदर गई और रौंद डाला अंदर, झोपड़पट्टी के अंदर बैठे हुए थे। 9 लोगों को रौंदा है, उसके बाद में एक की मौत हो गई है, 2 काफी सीरियस है, और बाकी को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी दौरान अभी जोधपुर पहुंचे थे और सीधे एयरपोर्ट से अस्पताल गए, उन्होंने वो मिले, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि पूरे मामले की वो जांच के ऑर्डर कर दिए गए हैं। सुबह के 11 बजे ये ऑडी कार, आप कह रहे हैं, जयपुर से आ रही थी, तेज रफ्तार से आ रही थी। 1 की मौत, 2 बहुत गंभीर रूप से घायल, कुल मिलाकर 9 लोग घायल हुए हैं। लेकिन क्या ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है? ड्राइवर कहां पे था, किस हालत में मिला है? देखिए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है, और ये देखा जा रहा है कि उसकी जांच होगी बाकी कि वो नशे के अंदर था या किस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ, ये जांच की जा रही है। लेकिन क्योंकि ये शहर के अंदर हादसा हुआ और अगर इतनी स्पीड से आती है तो आसपास के लोग कह रहे हैं कि उसने बिल्कुल 2 टक्कर मारने के बाद बिल्कुल बैलेंस खो दिया। तो जब स्पीड ज्यादा होती है तो बैलेंस खोना एक मामूली बात है। गाड़ी में कितने लोग थे भवानी? अभी ये आनंद कंफर्म नहीं हुआ कि टोटल कितने लोग थे अभी, क्योंकि ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। क्योंकि हादसा अभी का है, 11 बजे की घटना है, और उसके बाद में पुलिस पहुंची है 11:30, और उसके बाद में पहले क्योंकि घायलों को बचाना सबसे प्राथमिकता थी, इसलिए झोपड़पट्टी से सबको ले जाया गया। जो घायल लोग थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी भवानी, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजस्थान के जोधपुर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां तेज रफ्तार से एक कार झुग्गी झोपड़ियों में घुस गई। हादसा इतना भीषण था कि इसमें 1 की मृत्यु हो गई, पर जबकि 9 लोग घायल हैं, जिसमें 2 काफी गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बताई गई। बताया गया है कि तेज रफ्तार से कार ने पहले 2 बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद झुग्गी झोपड़ियों में घुस गई। हादसे के बाद मौके पर जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने कार चालक को हिरासत में ले लिया। जोधपुर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जब इस हादसे की जानकारी मिली तो वो भी बिना देर किए अस्पताल पहुंच गए और वहां भर्ती घायलों का हालचाल जाना। ये 2 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। बाईं ओर उस झुग्गी झोपड़ी से तस्वीरें हैं जहां पर पीड़ित परिवार के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और ये वो कार है, देखिए किस रफ्तार से आई है, हालत उसकी खराब हो गई है। ऑडी कार बताई जा रही है, सफेद रंग की। और दाईं तरफ तस्वीर मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जो अस्पताल पहुंचे, जो घायल हैं
उनसे मिले, उनके परिजनों से भी बात की। भवानी अलवर से लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त। भवानी बताइए, ये पूरा किस्सा कितने बजे का है, कहां से आ रही थी ये गाड़ी, और क्या ये जोधपुर शहर में घटना घटी है? इतनी तेज रफ्तार से ये गाड़ी कहां जा रही थी? देखिए आनंद, ये घटना है तकरीबन 11 से 11:30 के बीच की, और ये जयपुर से कार आ रही थी, हाईवे से कार आ रही थी, और जोधपुर शहर के अंदर की घटना है। एम्स अस्पताल रोड है, जोधपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो रोड है, काफ़ी बड़ी रोड है। और वहाँ से जब सिटी के अंदर गाड़ी एंटर करती है कोई भी, तो स्पीड कम करनी होती है, और शहर का, वो भी अस्पताल का इलाका आ गया जहाँ पर स्पीड काफ़ी कम होनी चाहिए। लेकिन जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी वो कह रहे हैं कि ये ओडी कार काफ़ी स्पीड के अंदर थी, बहुत तेज़ आ रही थी, और सबसे पहले इसने एक बाइक को टक्कर मारी, उसके बाद में फिर एक स्कूटी को टक्कर मारी, और उसके बाद में जो सड़क किनारे जो झुग्गियाँ थी, उन झुग्गियों के अंदर तेज़ी से अंदर गई है। और अंदर जाने की वजह से जब लोग उस टाइम बैठे थे, खाना खा रहे थे, तो एक परिवार के लोग बैठे हुए थे, तकरीबन 3 झुग्गियाँ एक साथ ऐसे घुसी, और उसके बाद में रौंद दिया। उसमें एक की मौत कंफर्म हो गई है, 2 काफ़ी सीरियस है, बेहद नाजुक हालात के अंदर है, जोधपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अभी टोटल जो है वो 9 लोग घायल है जी। जैसे ही सूचना मिली, उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे मौके पर। जी आनंद जी। भवानी, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ रिएक्शंस आए हैं, पुलिस की भी एक प्रतिक्रिया आई है, ये सुनते हैं। मोटरसाइकिल वालों को उड़ा दिया, और बाद में यहाँ से फेल होगी गाड़ी, तो झुपड़ी में चार घायल है। एक मेरा पामड़ा, मेरे बाणस का घर वाला, वो भी घायल है, मुकेश नाम है इसका यहाँ से हाथ प्रेशर हो गया है, और छोटी छोटी मार है, और एक की खोपड़ी उड़ी की साफ। ये एम्स रोड पे नहर चौराहे से एम्स की तरफ एक बॉडी गाड़ी जा रही थी, जो अनियंत्रित होकर के 3-4 टू व्हीलर्स को और पास स्थित झुग्गी झोपड़ियों में जाके टकराई, जिसमें 8 लोग इंजर्ड हुए, एक कैजुअल्टी है। इंजर्ड का एम्स में इलाज चल रहा है, गाड़ी ड्राइवर जो है उसको पकड़ लिया है। भवानी, वो महिला जो वहाँ प्रत्यक्ष थी, वो कह रही है कि वो बहुत तेजी से आई, एक की खोपड़ी उड़ गई, उसके किसी परिजन को चोट लगी है, छोटी मोटी मार लगी है। पुलिस का कहना है 2-3 गाड़ियों से टकराई और फिर झुग्गी में घुस गई। ये ड्राइवर जो गाड़ी का चालक था, क्या वो नशे में था या गाड़ी चलाते सो गया? क्या घटना घटी और गाड़ी में कितने लोग थे? भवानी, आपको मेरी आवाज आ रही है? भवानी सिंह से जुड़ने की कोशिश करेंगे। 11 से 11:30 बजे के बीच जयपुर से आती हुई गाड़ी जोधपुर शहर की सिटी लिमिट्स के अंदर ये घटना घटी है। आज सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच एक गाड़ी ऑडी कार बताई जा रही है, तेज रफ्तार से आती है और कम से कम एक को रौंद देती है, झुग्गी झोपड़ी में घुस गई, 2-3 बाइक से टकराई और उसके बाद झुग्गी झोपड़ी में घुस गई और वहां पर कम से कम 9 लोग अभी घायल हैं, जिसमें से 2 अब भी गंभीर रूप से घायल हैं। एक जो चालक है गाड़ी का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर से जोधपुर पहुंचे हैं दौरे के लिए, और जैसे ही उन्हें सूचना मिली वो सीधा अस्पताल गए और घायलों से उन्होंने मुलाकात भी की, उनका हालचाल जाना और फिर परिवार से बात भी की है और पूरी बात को हाई लेवल पर संज्ञान में लिया गया। लेकिन भवानी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो इस गाड़ी को चलाने वाला ये चालक, क्या वो नशे में था या स्टीयरिंग पर सो गया? और गाड़ी में कितने लोग थे? देखिए आनंद, नशे में था नहीं था ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि इसको डिटेन कर लिया गया और उसके बाद में अस्पताल में अब इसका जो टेस्ट है वो करवाया जा रहा है। अब ब्लड सैंपल के रिजल्ट आएंगे तब पता पड़ेगा कि ये नशे में था या नहीं था। लेकिन जो आई विटनेस है उनका कहना था कि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर थी। उस गाड़ी के अंदर अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक यही था खाली ऑडी चालक, और कौन है, बाकी क्या प्रोफाइल क्या है, ये तमाम चीज़ें हैं अभी इस वक्त देखी जा रही है। क्योंकि पहली प्रायोरिटी जो पुलिस की है वो इस वक्त है कि जो घायल है उनका इलाज हो प्रॉपर, इसलिए उनको एम्स अस्पताल ले जाया गया। वहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुँच गए। वो जैसे ही चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एयरपोर्ट पहुँचे, उनको सूचना मिली हादसे की और सीधे वहाँ से अस्पताल गए। उसके बाद में डॉक्टरों को कहा गया इलाज के उनको लेकर। वहाँ पर जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो 4 लोग हैं वो काफ़ी सीरियस है, उसमें से 2 बेहद नाजुक स्थिति है। तो कोशिश ये की जा रही है डॉक्टरों की कि पहले उनको बचाया जाए। जी जी भवानी, धन्यवाद। जी जी, के ऑर्डर भी कर दिए गए।
जी जरा फिर से बताइए, आप कुछ बता रहे थे अपडेट। जी आनंद, हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर घायलों से मिलने के बाद में कहा कि ये हादसा हुआ कैसे और क्या ओडी वाले की कितनी लापरवाही थी, इसको लेकर एक जांच के आदेश दे दिए गए, इंक्वायरी ऑर्डर की गई है और शायद कुछ देर बाद में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि वजह क्या रही। भवानी, आगे बढ़ने से पहले मैं बस ये जानना चाहूंगा कि जो जिसको डिटेन किया गया है वो ड्राइवर यानी सिर्फ चालक है या उस गाड़ी का मालिक भी है? ये गाड़ी किसकी है? देखिए अभी ये स्थिति साफ नहीं आई है क्योंकि अभी उससे पूछताछ की जा रही है, जो चालक है उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या गाड़ी उसी की है या फिर वो ड्राइव कर रहा था। शायद कुछ देर में, अगले आधे घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये ओडी किसकी है, जो वो ड्राइव कर रहा था या ऑनर है, और जब आ रहा था वहां से तो उसके साथ में क्या और भी लोग थे। जी तो भवानी, जैसे ही और डिटेल्स आते हैं फिर आपसे जुड़ेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये हादसा इतना भीषण था कि वहां हड़कंप मच गया। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, लोगों की भीड़ जुट गई, घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पूरी तरह से इस घटना की पड़ताल होगी और जो जिसकी भी गलती है और जो भी गलती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं अखाड़। रफाल विमान सौदे पर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने इस सौदे से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आने के बाद कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। सबसे पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फ्रेंच मैगजीन की एक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा कि रफाल विमान बनाने वाली कंपनी ने एक बिचौलिए को 14.6 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 64 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि यह रिश्वत 2004 से 2013 के बीच दी गई, मतलब तब दी गई जब देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी। ये रिश्वत सुरेन गुप्ता के जरिए भारत में पहुंचाई गई थी। अब सुरेन गुप्ता की वही कारोबारी है जिसे भारतीय जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। सुरेन गुप्ता की गिरफ्तारी पहले अगस्ता वेस्टलैंड सौदे की जांच के दौरान की गई थी। फिर फ्रांस की मैगजीन मीडिया पार्ट के जिस आर्टिकल का जिक्र अमित मालवीय ने किया, उसने ये भी दावा किया गया कि भारत की जांच एजेंसियों को भी इसकी जानकारी का 2018 में मिल चुकी थी, जब मॉरिशस से ये दस्तावेज सीबीआई को मिले थे। इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी रफाल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और इसे सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए सरकार पर आरोप लगा दिए, जिसका जवाब देने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आए और कांग्रेस पर ही घोटाले का आरोप लगा दिया। क्या आपकी पॉलिटिकल हाई कमांड से किसी की बैठक सुशन गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्रवाई सुशन गुप्ता पर नहीं होती। इस प्रकरण में यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना, राष्ट्रद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता के अधिनियम का घोर उल्लंघन है, उससे कम कुछ भी नहीं। ईडी ने घोटाले की जांच के लिए इन सबूतों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमारा यह सवाल है। दस्तावेजों को लीक करने वाले राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, रक्षा मंत्रालय का कोई व्यक्ति हो, कोई तो होगा जिसने लीक किया होगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, नेगोशिएशन टीम की आंतरिक कागज हैं, जो पत्र यूरोफाइटर ने अरुण जेटली जी को लिखा था, अति गोपनीय पत्र है। वो तमाम चीजें एक दलाल के पास आपको मिलती हैं और आप कोई एफआईआर नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। आप हमें बताइए आपने क्या एक्शन लिया इन सब के खिलाफ? बहुत बड़ा घोटाला हुआ और कालखंड यूपीए की सरकार की रही है, कांग्रेस की सरकार की रही है। आज राहुल गांधी, शायद वो हिंदुस्तान में नहीं है, मैंने अभी अखबारों में पढ़ा शायद वो इटली में है। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 और 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन
कमीशनखोरी हुई है और मिडलमैन का नाम भी सामने आया है। 10 वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज ये सामने आया है। यतेंद्र शर्मा दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, फिर से रफाल पर सियासत गर्मा गई है, लेकिन एक बात हमारे दर्शकों को याद रखना होगा कि यूपीए के दौरान कोई डील नहीं थी, डील का ड्राफ्ट था और उसमें भारत सरकार और डसॉ एविएशन के बीच डायरेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बनने की बात हो रही थी। जबकि मोदी सरकार के अंडर ये जो रफाल विमान आज हमारे पास हैं, वो दो देशों के बीच का करार है। ये बहुत अलग बात है और खासकर मीडिया पार्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, और यही बीजेपी का कहना है कि जो पैसा दिया गया है 64 करोड़ रुपया, वो 2007 से 2013 की अवधि में दिया गया। देखिए, बिल्कुल बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने यही पलटवार किया है और उनका साफ तौर पर आरोप है कि ये डील के अंदर डील का मामला है, कमीशन के अंदर कमीशन है, यानी कि डील के अंदर डील होती है लेकिन फिर भी इसके बावजूद डील नहीं की जाती। और जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जो फ्रांसीसी मैगजीन मीडिया पार्ट के माध्यम से जो सबूत आए, उसमें साफ है कि 2007 से 2012 के बीच में कमीशन खोरी का मामला है। यानी कि उस समय यूपीए की सरकार थी। संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा कि उल्टा चोर चौकीदार को डांटे, क्योंकि आरोप राहुल गांधी हमेशा से मोदी सरकार पर लगाते रहे, लेकिन अब जब खुलासा हुआ है तो वो उन्हीं की सरकार के समय का, यूपीए की सरकार उस दौरान थी। और सबसे बड़ी हैरानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कमीशन ऑफ परचेज इसमें नहीं दिखाई दिया, लेकिन कमीशन ऑफ एग्रीमेंट जरूर दिखाई दिया। और सबसे बड़ा कमीशन खाने का आरोप, यानी कि 40% कमीशन खाने का आरोप इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने लगाया। उन्होंने कहा कि विश्व रिकॉर्ड इस दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनकी सरकार ने बनाया है। इतना बड़ा कमीशन कभी किसी ने नहीं खाया होगा जितना इन लोगों ने खाया। और ये डॉक्यूमेंट साफ तौर पर बताते हैं, जो मीडिएटर है, जो सुशैन गुप्ता, उसका नाम वेस्टलैंड जो अगस्ता वीवीआईपी हेलीकॉप्टर में है, उसमें भी इसका नाम आया था। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये कमीशन खोरी का काम तब होता है जब आप किसी कंपनी के साथ डायरेक्ट करार की बात कर रहे होते हैं। अब इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया और जांच नहीं होने पर सवाल खड़े किए, जिसके जवाब में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर ही कमीशन लेने का आरोप लगाया। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना राष्ट्रद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता के अधिनियम का घोर उल्लंघन है, उससे कम कुछ भी नहीं। ईडी ने घोटाले की जांच के लिए इन सबूतों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? हमारा आप सोच के देखिए, कमीशन इज पेएबल एट द रेट ऑफ 40%। कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं। राहुल गांधी, कांग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। सोनिया जी, कांग्रेचुलेशंस, विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, ये कमीशन की एग्रीमेंट है। और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। आप सोच के देखिए, 40% के आधार पर यह कमीशन खाने की यह साजिश नहीं थी, कमीशन खाया गया है, पैसा लिया गया है, डिलीवरी हो चुकी थी। अब यतेंद्र हमारे साथ हैं। अब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच यतेंद्र, एक बात सामने निकल कर आती है, कमीशन खाया गया, किकबैक दिए गए, घूस दी गई, तो किसको दी गई और वो घूस किसके पास पहुंची, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। और दूसरी बात, सरकार को भी जब जवाब देना होगा कि अगर अक्टूबर 2018 में सीबीआई, ईडी के पास ये दस्तावेज थे तो उस पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? देखिए, बिल्कुल ये सवाल पूछा गया था संबित पात्रा से, तो उन्होंने उल्टा ही कांग्रेस को कटघरे में लेने का उन्होंने आरोप लगाया और साफ तौर पर कहा कि जो आईएनसी का मतलब है वो आई नीड कमीशन है। यानी कि चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम उन्होंने लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन सबको कमीशन की ज़रूरत होती है, इसी वजह से डील के अंदर डील होती है और उसके बावजूद भी डील नहीं होता। उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया कि जो भी भ्रष्टाचार है, कौन कहता है कि भ्रष्टाचार का घर नहीं होता। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का घर 10 जनपद है और जितनी भी डीलें होती हैं उन सबका कमीशन वहां जाता है। ये और जब उनसे बात कार्रवाई की गई, जब उनसे कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं तो अभी तक जो दलाल है, जो मीडिएटर है गुप्ता, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो उसका भी आरोप जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सब यूपीए सरकार के समय में हुआ है और जांच जारी है, एक प्रक्रिया जांच की होती है और लगातार उसमें कार्रवाई चल रही है। जी
यतेंद्र बने रहिए। वहीं इस आरोप प्रत्यारोप के अगले प्रकरण की बात करें, जहां प्रवन खेड़ा ने सुषेण गुप्ता से बैठक के आरोप लगाए, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर कमीशन लेने के आरोप लगा दिए। क्या आपकी पॉलिटिकल हाई कमांड से किसी की बैठक सुषेण गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्रवाई सुषेण गुप्ता पर नहीं होती। इस प्रकार आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन। बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। ये आईएनसी मतलब आई नीड कमीशन। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है। जीप घोटाला नेहरू जी के समय याद करिए, घोटाला कमीशन का घोटाला था। उसके बाद बोफोर्स घोटाला कमीशन का घोटाला, एयरबस घोटाला कमीशन का घोटाला, एचडीडब्ल्यू सबमरीन घोटाला कमीशन का घोटाला, वीवीआईपी ऑगुस्ता वेस्टलैंड कमीशन का घोटाला, टेट्रा ट्रक कमीशन का घोटाला। जहां कमीशन वहां कांग्रेस। और बिना कमीशन के हिंदुस्तान के अखंडता के लिए, हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कोई डील कांग्रेस के काल में हो नहीं सकती। और धन्यवाद है मोदी जी का, जो हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन किए और आज राफेल हिंदुस्तान में आया है और हिंदुस्तान सुरक्षित है। अब रफाल पर एक दूसरे के हमलों के बीच राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेस साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। अब उन्होंने उसी आर्टिकल का हवाला दिया है राहुल गांधी ने, जहां पर यह आरोप लगाया गया है कि 2007 और 2013 के बीच उस कालखंड में 64 करोड़ रुपए दिए गए। तो अगर यह सत्य है और इसकी पड़ताल होनी चाहिए, तो क्या वो मानते हैं कि यूपीए के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ और कमीशन खोरी हुई? ये सवाल भी उठते हैं। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए यहां न्यूज़ 18 इंडिया पर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा रवि के साथ।